हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सब हमारे भूगोल के महत्वपूर्ण सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी इसी तरह से पढ़ते रहें। निश्चित रूप से हम भूगोल के उलझनों को समझने में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, भूगोल एक थ्योरिकल विषय है। हमें इसके उलझनों को समझना ही आवश्यक है, जिसमें सबसे सरलतम रूप होता है मानचित्र के आधार पर अध्ययन करना। दोस्तों, अगर भूगोल समझना है तो हमें मानचित्र को समझना आवश्यक ही है, और मानचित्र समझ गए तो आधी भूगोल समझ गए। ये समझिए मेरा खांचा बन गया। घर बनाना है तो रो और कॉलम बन गया, कॉलम और बीम बन गया है। बस उसमें ईंटा आगे खड़ा करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसलिए हमारा जो प्रयास है इस सीरीज में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानचित्र के आधार पर लेके चलें, तो आपको समझने में बहुत सरलता होगी। दूसरी बात, अगर हम समझ गए तो भूलने की समस्या ही भूल जाएंगे, भूलेंगे ही नहीं। हम भूलते हैं इसको हैं, इसको याद करते हैं। हम याद ही नहीं करेंगे तो भूलेंगे क्या? समझ लिए हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हमारा पहली प्राथमिकता ही है कि आपको चीज़ों को समझा दें, मानचित्र के आधार पर लेके चलें। और जो मित्र हमारे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप पहले वीडियो को देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपका ढांचा बनेगा, फ्रेमिंग बनेगी। डायरेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम डायरेक्ट 10वीं क्लास में पढ़ने जाएं तो क्या पास हो पाएंगे क्या? नहीं, हमें क्रमिक रूप से पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तब जाके आगे से 10 तक पहुँचेंगे। इसलिए आज हम भारत के भूगोल में परिवहन व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने विश्व का भूगोल किया है, अच्छे से पढ़ा है, भारत के भूगोल को पढ़ा है, भारत के मानचित्र समझा है, परिवहन समझा है। परिवहन को आगे चल के हम आज पहुँचे हैं भारत में रेल परिवहन। दोस्तों, अब रेल परिवहन मुझे समझना है तो थोड़ी सी उसके महत्व को समझना ही पड़ेगा, तभी हमें मज़ा आ पाएगा, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, मेरे क्लास में जब भी आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बड़े आराम से एक कॉपी पेन लेके बैठिए, और अनिवार्य रूप से आपके पास एटलस होना ही चाहिए विथ हाइलाइटर। ये चीज़ अगर नहीं है तो आप पढ़ रहे हैं, आगे निकल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। कैजुअल पढ़ रहे हैं, आप सीरियस नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, आपके पास कॉपी पेन, एटलस, हाइलाइटर, सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। और एक न्यूटन का बहुत ही अच्छा नियम है जो यूनिवर्सल है, कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम वीडियो को लाइटली देख रहे हैं तो लाइटली मुझे समझ में भी आएगा, अगर इसे हम डीपली देखेंगे तो डीपली समझ में भी आएगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो इसलिए मुझे डीपली देखना होगा अच्छे से। जहाँ ना समझ में आए, आवाज़ निकल जाए, वीडियो पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, फिर समझिए, फिर आगे बढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी ने हमें सुविधा दे दिया है कि हम पीछे जा सकते हैं। इसी आधार पर समझिएगा, देखिएगा। अब बात करें दोस्तों हम परिवहन की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा है कि परिवहन व्यवस्था किसी देश का रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के आधार पर सारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है।
ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वस्तुओं का बनना, बाजार तक जाना या उनके बनने के लिए कच्चा माल लाना और बाजार से जो उपभोक्ता खरीदेगा तो अपने घर तक ले जाना, इन सब काम में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था ही होता है। यदि परिवहन व्यवस्था ना हो तो वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे ले जा पाएंगे। और एक बात दूसरी है कि परिवहन का माध्यम अलग अलग होगा, सड़क परिवहन होगा, रेल परिवहन होगा, वायु परिवहन भी होगा या जल परिवहन भी होगा, लेकिन परिवहन तो होगा। इस दृष्टि से हम सड़क परिवहन को पढ़े हैं। अगला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं रेल परिवहन। अब दोस्तों हम थोड़ी सी रेल परिवहन की समान भूमिका समझते हैं, फिर आप अपने पॉइंट पे आएंगे। दोस्तों रेल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या किसी अन्य शहर से अन्य शहर को जोड़ने में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं तो और अच्छा समझ पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे कि वर्तमान स्थिति बात करें हम, लॉकडाउन में रेलवे बंद है काफ़ी हद तक, कुछ खुल रहा है धीरे धीरे, माल ढुलाई चल रही है, कुछ स्पेशल ट्रेनें भी खुल रही हैं, परंतु सामान्य स्थितियाँ तो नहीं है ना। हम सब ने रेलवे बंद होने की वजह से कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। किसी का भाई, किसी का दोस्त या खुद किसी के रिश्तेदार कहीं फंसे हुए हैं, रेलवे नहीं चल रही है, इसकी बहुत समस्या हुआ आने जाने में, माल ढुलाई भी दिक्कत हो रही है, वस्तु आ ही नहीं रहा है। इस लिहाज से भी रेलवे महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों, भारत में इतनी जनसंख्या है, रोज ट्रेवल करते हैं, कहीं नहीं जाते आते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे आप सामान्य स्थितियाँ जब होंगी तो किसी प्लेटफार्म पर जाके देखिएगा, बड़े प्लेटफार्म पर 24 घंटा, रात हो या दिन हो, सुबह दोपहर या शाम, हमेशा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेनें फुल हैं, लोगों का यातायात हो रहा है, मालगाड़ी चल रही हैं, मतलब इतना महत्वपूर्ण है। अब इसके इतिहास को हम थोड़ा समझते हैं कि भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ। दोस्तों भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों के ज़माने से हुआ। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ, जो एक अंग्रेज शासक था। अंग्रेज शासकों ने रेलवे का विकास किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरा हित किया, उनके हित में मेरा हित छुपा हुआ था, जो आज मुझे मिल रहा है। उन्होंने मेरे विकास के उद्देश्य से कोई काम नहीं किया, लेकिन ये जरूर हुआ कि उनके विकास से मेरा विकास अपने आप हो गया। उन्होंने रेलवे का विकास माल ढुलाई के लिए किया था भारत में, और उसका फायदा मैं आज तक ले रहा हूँ। अब पता नहीं पूरे जीवन पर्यंत चलेगा, चलते रहेगा। मतलब पहली रेलगाड़ी 1853 में 16 अप्रैल को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 34 किलोमीटर की यात्रा तय की, जो बंबई से थाने के मध्य था। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हुए रेलवे का विकास होने लगा, विकास हुआ। तो विद्युतीकृत या विद्युत इंजन का विकास हुआ। पहले, इसके पहले कोयले से, फिर डीजल से, आज भी डीजल से हैं, कोयले से वो लोग बंद हो गए हैं, कोयले वाले इंजन खत्म हो गए हैं।
लेकिन डीजल इंजन आज भी है, काफ़ी मात्रा में है। फिर विद्युत इंजन का विकास हुआ। विद्युत इंजन का विकास 3 फरवरी 1925 को लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। ये भी अंग्रेजी था। विद्युत इंजन लेके आया। इसी समय दोस्तों कुछ दिन पहले भारत में जो बजट होता था, हम पढ़ते हैं ना बजट, वित्त मंत्री पेश करता है, रेल मंत्री पेश करता है, तो पहले बजट हुआ करता था साथ में, रेल बजट और आम बजट दोनों साथ में होते हैं। 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिए। रेल मंत्री रेल बजट पेश करेगा, वित्त मंत्री आम बजट पेश करेगा। और ये परंपरा भारत में लंबे समय से चलती रही। देश आज़ाद हुआ, सरकारें बनी, कई प्रधानमंत्री बने, चलती रही। वर्तमान स्थिति में एनडीए के नेतृत्व में या एनडीए गठबंधन की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिन्होंने अपने आवश्यकता के आधार पर या जो भी उनका लॉजिक रहा हो, उन्होंने फिर से दोनों मर्ज कर दिए। मतलब ये हुआ कि अब रेल बजट आम बजट अलग अलग पेश नहीं हुआ, वित्त मंत्री ही दोनों बजट को पेश करेगा, रेल बजट और आम बजट। दोस्तों इसी के बाद आगे चल के एक शब्द आता कोंकण रेलवे। इसको कोंकण रेलवे हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला, भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, अब भारत के प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन वाले वीडियो पढ़िएंगे, देखेंगे, समझ में आएगा, जिसे हम सह्याद्री बोलते हैं। उस सह्याद्री वाले बेल्ट में जो जो राज्य हैं, उन राज्यों में कोंकण रेलवे का विकास हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल का भाग कहलाता है। आगे दोस्तों रत्नागिरी के निकट एक सुरंग है जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये भारत के लंबे सुरंगों में से एक है। दूसरी बात दोस्तों, जो रेलवे भारत में आया वो 2-3 जो उसकी पटरियां बिछी, 2-3 टाइप की पटरियां बिछी। एक हुआ मीटर गेज, नैरो लाइन या छोटी लाइन। मतलब रेलवे की जो पटरियां बिछी 2-3 टाइप से बिछी, ये समझिए। ऐसे ऐसे पट्टी जा रही है, ऐसे पट्टी जा रही है। इनके आपस की चौड़ाई, आपस की चौड़ाई इनमें कम बेसी होता है, इनमें चौड़ाई में कम बेसी होता है। ठीक, इसके आधार पर इन रेलवे को नाम दिया गया है। दोस्तों ये भारतीय रेलवे का दोष है, इसे दोष में काउंट कर सकते हैं, भारतीय रेलवे का दोष। रेलवे पटरियों का भिन्न भिन्न होना। अगर कोई बोल दे भारतीय रेलवे का दोष क्या है, तो भारतीय रेलवे का दोष सबसे महत्वपूर्ण दोष है कि भारतीय रेलवे की पटरियों को भिन्न भिन्न होना। हालांकि ये काफ़ी हद तक सरकारें कवर कर ली हैं, मतलब बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन अभी भी दोष हैं। इसका दोष ये है कि इस पटरी के लिए अलग रेलगाड़ी होगी, इस पटरी के लिए अलग रेलगाड़ी होगी। मतलब इस पटरी की रेलगाड़ी इसमें नहीं जा पाएगी और इसकी इसमें नहीं जा पाएगी, इसके लिए रेलगाड़ी भी अलग बनाना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए अपने भाषा में, साधारण भाषा में, कार के लिए अलग रोड और मोटरसाइकिल के लिए अलग रोड। जिस रोड में कार जा रही है उस मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, क्यों नहीं जा सकती, जो रोड बना हुआ तो। लेकिन रेलवे में ऐसा है, ये भारतीय रेलवे का दोस्त है।
आगे चलेंगे तो रेलवे का विकास और हुआ। बड़े बड़े पहले रेल चलती थी, भारत को तो जोड़ लिया हम, उत्तर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। अब बात हुआ एक शहर को जोड़ा जाए। जैसे कि हम समझते हैं एक शहर में ऑटो रिक्शा, दोस्तों ऑटो रिक्शा से हम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सफर नहीं कर सकते या 500 किलोमीटर सफर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा साधन करना पड़ेगा। लेकिन ऑटो रिक्शा ना हो तो हमें 1 किलोमीटर जाना तो पड़ जाएंगे, 2 किलोमीटर जाके जाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे, थक जाता है इंसान, थका हुआ है तो ऑटो रिक्शा चाहिए। इसी प्रकार से मेट्रो रेल आई। भारत में पहली बार 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने कोलकाता में मेट्रो रेल की रूपरेखा बनाई। मेट्रो रेल जब बनी कोलकाता में तो भूमिगत बनी। भूमिगत बनने से पीछे कारण यह था कि ऊपर जगह कम था, जगह था ही नहीं और जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए मेट्रो रेल आई। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो रेल आया। दिल्ली में मेट्रो रेल तो कुछ भूमिगत कुछ ऊपर है, दोनों टाइप से हैं, लेकिन लोकल पब्लिक कंट्रोल को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती मेट्रो नहीं आती तो। इसका दोस्तों अब बात करेंगे तो भारत के बहुत सारे राज्यों में अभी भी या केंद्र शासित प्रदेश में अभी भी रेलवे लाइन नहीं है, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर के राज्य तो बहुत सारे हैं, या किसी में 1-2 किलोमीटर है। सिक्किम में नहीं है, 1-2 किलोमीटर रेलवे लाइन है, मतलब अभी भी समस्याएं हैं। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दार्जिलिंग रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, अब दोस्तों ये जो हमने पहले से ही बोर्ड पे एक कुछ डाटा लिख के रखा है, इसको थोड़ा समझते हैं एक है क्या। दोस्तों भारत में भारतीय रेलवे को सुविधा के आधार पर संचालन करने के लिए कई जोन में बांट के रखे हैं, या एक हाथ कह दिया जाए, इनका नियंत्रण अलग अलग क्षेत्र वाइज दे दिया गया है, क्षेत्र बांट दिया गया है। ठीक, तो वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन हैं, 17 रेलवे जोन है। हम नंबर ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको 13 नहीं करते हैं, 13 इसको करते हैं, 13 14 15 16 और ये रहा 17 रेलवे जोन है, जिसको हम बोर्ड पे पहले लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो ब्लैक लाइन से ऐसे सीधा सीधा लाइन बनी हुई हैं, इसमें हम भारत का एक काल्पनिक मैप बनाइएगा, उस समझिएगा, और एक सीधा एक पेज लिखिएगा, ब्लैंक पेज, उस पर लाइन बना लीजिएगा। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ये अपने आप है। हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। दूसरी बात, आप जो नहीं पढ़ा है, इस हमारा भारत का भूगोल का पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा नहीं देखा है, उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उस वीडियो को देखें, तब इसे समझें, तो और सुविधा से समझ पाएंगे अच्छे से, अन्यथा थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, क्योंकि आपको शहर ही पता नहीं चलेगा कौन शहर कहाँ है, पूरा पश्चिम है। आप उस शहर को याद कर लेंगे या उस राज्य को याद कर लेंगे तो बड़ी सरलता से आप जोन को कर पाएंगे।
दोस्तों, और इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम जो छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, जोन से। तो दोस्तों देखिए, इसको हम काट लेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा, जैसे आएगा वो पढ़ते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, सवाल क्वेश्चन करेंगे, उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे उसी पास होगा जो भारत का उत्तर में कोई शहर होगा, बड़ा शहर। भारत के उत्तरी राज्य में, उत्तरी जगह पे एक बड़ा शहर जो होगा, वही वहाँ मुख्यालय उसका उत्तर रेलवे का होगा। तो यहाँ मिला दिल्ली। उसी बात आ गया पश्चिम रेलवे, मतलब भारत के पश्चिम में बड़ा शहर, भारत की पश्चिम बड़ा शहर मिल गया सेंट्रल रेलवे, मुंबई सेंट्रल, मतलब मुंबई। पूर्व रेलवे, पूर्व बड़ा शहर कोलकाता। दक्षिण रेलवे, दक्षिण बड़ा शहर चेन्नई। साउथ रेलवे, कितना आसान है, परंतु यह आसान तब होगा जब भारत का मानचित्र याद होगा या समझ रखे होंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है और कौन सा शहर कहाँ है। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसे अच्छे समझें। भारत के मानचित्र को समझना ही अति आवश्यक है। अगर भारतीय मानचित्र को समझ गए या किसी मानचित्र को समझ गए, तो उसके बारे में समझना, पढ़ना बहुत ही सरल होगा। देखिए बनाना। अब बात बोल दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम मतलब इसी बीच में होगा कोई ना कोई सर। देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, एक कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है, धारवाड़, धारवाड़ जिला कर्नाटक में मिलेगा, हुबली वहाँ है। अब बोल दे उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर में पश्चिम रेलवे जयपुर। दोस्तों इसी तरह से बोल दे पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम में है लेकिन मध्य में, बहुत पूरा पूरा पश्चिम में नहीं है। बोल दे दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, बड़ा शहर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। बोल दे पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे है भुवनेश्वर में, थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है। इसमें 17 में से आपको 10 तो इजीली बन जाएंगे, शहर याद रहा तो। लफड़ा बचेगा, मुंबई में 2 ठो हैं, मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट मुंबई, ठीक। इसमें पश्चिम रेलवे क्या कहते हैं कि यहाँ पे है, और सेंट्रल रेलवे भी है, 2 रेलवे मुंबई में है, ठीक। अब दोस्तों बाकी शहर के आधार बन जाएगा सारे के सारे। इसको अब पूरा अच्छे से चित्र बनाइएगा और सभी शहर को आप पॉइंट पर लिख लीजिएगा। इससे फुल फॉर्म हुआ, आर से रेलवे हुआ, अगर मैं बाद में अलग से लिख दूंगा ना, समझ लीजिएगा। आर से रेलवे, एन से नॉर्थ, एस से साउथ, सी से सेंट्रल, ईस्ट और एस से डब्ल्यू से वेस्ट। एक आता है जो महत्वपूर्ण है, NEFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय है गुवाहाटी। एक जो अंतिम रेलवे है इसमें लिखा है KMR, कोलकाता मेट्रो रेलवे, जो 17वां जोन है भारत में, कोलकाता मेट्रो रेलवे, ठीक। इसे यहाँ बात कर रहे हैं SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक। इस शहर से अपने आप बन जाएगा, शहर याद रहा तो ऑप्शन देखें। दूसरी बात, अब दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा। देखिए अगर एक पार्ट मान लिया, इसको एक पार्ट ऐसे मान लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें मात्र 1 है, इसमें मात्र 1 है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 ठो है, 4 5 ठो है, ऐसा क्यों?
इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो भारत का दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी भारत है, उसे पश्चिमी भारत पहाड़ी है, दक्कन ट्रेप, उबड़ खाबड़, उस पहाड़ को काट पाना थोड़ी कठिन काम है, इसलिए रेलवे का विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। इस भाग की बात करें, इसमें अगर देखिए मुख्यतः आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार आएगा। ये दोनों एरिया समतल भूमि भी है और जनसंख्या का दबाव भी अत्यधिक है, इसलिए रेलवे का ही विकास हो पाया अच्छे से। ये वाला भाग बोला जाए राजस्थान तरफ आएगा। दोस्तों राजस्थान तो आधा डेजर्ट है, लोग ही कम निवास करते हैं, तो रेलवे की जरूरत कहाँ पड़ेगी, लोग ही कम रहेंगे, रेगिस्तान है पूरा पूरा, तो भी दिक्कत है। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया परिवहन व्यवस्था के लिए ही महत्वपूर्ण है। वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है, प्राकृतिक वस्तुएं कैसे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम रेल व्यवस्था को थोड़ी समझ पाने में जरूर सफलता हासिल किए होंगे। हम रेलवे को काफ़ी हद तक अच्छा समझाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों इतना अगर बन गया तो उम्मीद करते हैं आपका रेल परिवहन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगला चैप्टर हम लेके आएंगे जल परिवहन, संभवतः जल परिवहन और वायु परिवहन दोनों साथ लेके चलें। ठीक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका धन्यवाद। पढ़ते रहें मन लगा के।